उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था कल कि सबसे पहला स्टेज जो होता है उसमें होता है गेनिंग अटेंशन। गेनिंग अटेंशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले अगर कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर कोई शुरू करना चाहता है तो उसका फर्स्ट पेज होता है कि बच्चे को जो है, बच्चे का अटेंशन जो है उस पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर जो है फोकस करे। जैसे कि ये कैसे मैंने किया, हम लोग कैसे किए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जेआरएफ के बेनिफिट क्या होते हैं, उसमें फर्स्ट पेपर का कितना ज़्यादा योगदान है। आप कैसे जो है फर्स्ट पेपर में अच्छा से अच्छा जो है अपना स्कोर ला सकते हैं। तो वो सब क्या एक तरीका है आपका अटेंशन गेन करने के लिए कि फर्स्ट पेपर की पढ़ाई जो है आपको करनी चाहिए। इसके बाद सेकेंड जो क्लास हुई थी जिसमें हम लोगों ने अपना सिलेबस डिस्कस किया था, इन्फॉर्मिंग द लर्निंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यहाँ हम लोगों ने एक पूरा ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि हम लोग जो है 75 से 90 दिन के भीतर, 75 से 80 दिन के भीतर पूरा जो है फर्स्ट पेपर का फुल सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर में मिनिमम जो है 35 प्लस क्वेश्चन आसानी से सही हो जाए। तो दूसरा स्टेप ये है कि लर्नर जो है उसको ऑब्जेक्टिव बताना कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। तीसरा जो एलिमेंट था इसमें इसमें था कि रिकॉल द प्रायर नॉलेज। आप लोगों को अगर याद हो तो तीसरे दिन जब तीसरी क्लास हम लोगों की हुई थी तो पहले मैंने आपका एक टेस्ट लिया था। टेस्ट सभी लोगों ने दिया था। उसके थ्रू मैं क्या कर रहा था कि आपका कितना ज़्यादा प्रायर नॉलेज है ये हमें मालूम हो, जिससे कि पर बच्चे पे कैसे जो है हमको मेहनत करना है, किसको जो है क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें जो है हमको मालूम रहे। तो तीसरा स्टेप है। चौथा है कि प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। जो मैंने आपको पीपीटी या जो भी चीज़ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो चौथा स्टेप है। इसके बाद जो मैं चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको कैसे समझना है आपको, वो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराना कि यहाँ जो मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ तो वो मैं क्या कर रहा हूँ आपको गाइड कर रहा हूँ कि कैसे जो है मेरे द्वारा प्रेजेंट किए गए आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद छठवां जो है उसमें है इल्सिटिंग द परफॉर्मेंस। मैं जब सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से गाइड कर दूंगा इसके बाद मैं आपका एक टेस्ट लूंगा या आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे कि अभी क्लास के शुरू में ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो उससे मैं क्या करूंगा कि आपके नॉलेज को जो है, परफॉर्मेंस को मैं चेक करूंगा कि आप कितना ज़्यादा जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चीज़ों को सीख पाए हैं। ये छठवां स्टेप है। छठवां स्टेप के बाद जो है सातवां मैं प्रोवाइड कराऊंगा फीडबैक। क्वेश्चन पूछने के बाद जो है अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्या एक प्रकार का फीडबैक है कि आपको जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, या आपके परफॉर्मेंस में जो है क्या कमी हमको दिखाई दे रही है, इसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद फिर से जो है परफॉर्मेंस को एक्सेस करने का, परफॉर्मेंस आपका जो भी है उसको आपको मौका मिलेगा बढ़ाने का। आप फिर से वही चीज़ें जो है मैं आपको जो बताऊंगा उस पर आप वर्क करेंगे, चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। और लास्ट में जो है आपका इन्हेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से रिटेन हो जाएंगी। रिटेन होने के बाद आप उसको जो है किसी और को ट्रांसफ़र करने के योग्य हो जाएंगे, एग्ज़ाम में या किसी और बच्चे को जो है पढ़ाने के। तो ये जो है गैगने का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थियरी था जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब सारी चीज़ें क्लियर है सबको, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके स्टेप वाइज जो है क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है। ठीक है, इसको हम लोग प्री स्टेप बोलते हैं और इसको हम लोग पोस्ट स्टेप बोलते हैं। और ये वाला जो रेड वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम लोग प्री टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलेंगे और इसको हम लोग पोस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलेंगे। और ये वाला जो एरिया आपको रेड दिखाई दे रहा है उसको हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, यही चीज़ जो यहाँ पे लिखी गई है उसको एक बार अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आज की क्लास में हम लोगों को सबसे पहले जो पढ़ना है कोहेल वर्क का थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहेल वर्क का थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसमें जो है स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट क्या होता है,
अगर हम लोग बचपन से लेके अभी तक जो है हम लोग देख रहे हैं कि तीन यहाँ पे फेज यहाँ में इन्होंने बताया है कोहेल वर्ग के द्वारा कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। जैसे वहाँ हम लोगों ने थ्री फेज देखा था कि प्री टीचिंग लर्निंग, उसके बाद टीचिंग लर्निंग और पोस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसी तरीके से इन्होंने एज वाइज जो है एक छोटे से बच्चे को अगर पकड़ के एक मिनट, एक समझ लिए कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है 3 ईयर से हम लोग ले लेते हैं उसके एडल्टहुड के फेज को। तो यहाँ जो है प्री कन्वेंशनल, पहले इन्होंने पहला जो फेज उन्होंने बताया 3 से 7 साल के बच्चे का बताया है। उसके बाद 8 से 13 साल के बच्चे के लिए इन्होंने दूसरा फेज इन्होंने बताया है। और 13 से लेके एडल्टहुड, मतलब कि जब तक इंसान जो है मृत्यु को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक ये तीसरा फेज इन्होंने बताया है। तो अगर ध्यान से देखा जाए इनमें जो जो चीज़ें इन्होंने बताई है कि प्री कन्वेंशनल में इन्होंने 2 फेज बताया है, 2 रीजन बताया है। मोरल डेवलपमेंट का मतलब है नैतिक जो हमारे समृद्धि होती है उसको कैसे कोई अचीव करता है। इसके लिए इन्होंने प्रत्येक फेज को जो है 2 2 रीजन बताया। पहली जो इन्होंने अगर देखें, अगर छोटा सा बच्चा है तो वो अपनी मोरल चीज़ों को क्यों सीखता है, प्रोवाइडिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए उसको बचपन में ये बताता है कि चोरी करना पाप है और किसी को अगर कोई बुरा काम अगर वो करता है तो उसको तुरंत जो है पनिशमेंट मिलती है। तो वो इस चीज़ को धीरे धीरे सीखने लगता है कि अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो वहाँ जो है मुझे पनिशमेंट मिलेगा। इसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट, थोड़ा सा जब और बड़े होंगे उसी फेज में, जब बच्चे थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो है मोरल डेवलपमेंट के लिए बदल जाता है कि अब वो खुद बोलेंगे कि चोरी करना पाप है, हमें जो है कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे कैसे, ये सब जो है चीज़ें उसकी सेल्फ इंटरेस्ट में आ जाएगी। इसके बाद कॉन्वेंशनल में गुड बॉय एटीट्यूड और लॉ ऑर्डर मोरलिटी। गुड बॉय एटीट्यूड का मतलब है कि जब 8 से 13 साल के बीच में जाते हैं तो हमारा जो है हमारे फैमिली में या हमारे सोसाइटी में हमारा एक इमेज छोटा सा बन जाता है कि ये अच्छा बच्चा है, ये जो है थोड़ा सा शैतान बच्चा है, ये थोड़ा सा जो है और ज़्यादा शैतान बच्चा है। तो गुड बॉय एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए जो है बहुत से बच्चे कन्वेंशनल फेज में अपने मोरल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जब और बड़ा होते हैं हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी, स्कूल फेज में, स्कूलिंग फेज में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आता है कि लॉ एंड ऑर्डर को, जो स्कूल का लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रखने के लिए हम अपने मोरल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे लास्ट में जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब एडल्टहुड में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है सोसाइटी के लिए कि हमें जो है अपने मोरल डेवलपमेंट को कैसा बनाए रखना है। और सबसे लास्ट में जो है अगर देखें तो थोड़ा सा लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो वहाँ उनका वो प्रिंसिपल बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है कि हम कभी झूठ नहीं बोले, हम कभी जो है चोरी नहीं किए। तो ये है कोहेल वर्ग का थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में हमको खास करके प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज हैं ये याद रखना है, कन्वेंशनल में 2 स्टेज हैं ये याद रखना है, पोस्ट कन्वेंशनल 2 स्टेज है ये याद रखना है। अगर देखें स्टेज 1 को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे, दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ए चाइल्ड एट दिस स्टेज माइट रीजन दैट स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज इट कुड लेड टू पनिशमेंट। चोरी करना जो है गलत है क्योंकि इस ये करने के बाद जो है हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो वो माइट से वो बोल सकता है कि आई शुड नॉट स्टील फूड बिकॉज इफ आई डू आई विल गेट ट्रबल एंड माई पेरेंट विल बी पनिश मी। मुझे जो है खाना नहीं चुराना चाहिए। दूसरा स्टेज में जब बच्चा जाएगा तो वहाँ जो है दूसरे फेज में है ए पर्सन एट दिस स्टेज माइट जस्टिफाई स्टीलिंग फूड बाई कंसिडरिंग पर्सनल गेन। दे माइट से
इट इज ओके स्टील फूड बिकॉज माई फैमिली इज हैंग्री। तो वहाँ जो है वो जस्टिफाई कर सकता है। तीसरा स्टेज है कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, समवन इज एट दिस स्टेज, might consider how stealing food would affect their relationship with other। जैसे कि यहाँ हम लोग छोटे से बड़े हो जाते हैं जब थोड़ा सा, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर मैं किसी के घर से कुछ चोरी करता हूँ तो उसका इम्पेक्ट जो है हमारे रिलेशन पे क्या पड़ेगा। अगर कोई मेरा दोस्त है तो उससे दोस्ती टूट सकती है, या मेरा जो है निगेटिव इम्पेक्ट हमारे रिलेशनशिप के ऊपर पड़ सकता है। उसके बाद चौथा जो स्टेज है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। Example, a person at this stage might prioritize obeying social rules and law. They might say, even now my family is hungry, stealing against the law। यहाँ जो है हम लोग चौथे स्टेज में मेंटेन करते हैं सोशल एंड ऑर्डर को। और सबसे पांचवा जो स्टेप है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ एग्जांपल, समवन एट दिस स्टेज माइट कंसीडर ब्रॉडर सोसाइटियल implication and individual right। They might say, while stealing is generally wrong, there are situations where it might be justified, such as extreme poverty। तो वहाँ जो है वो एक अपनी थियरी बना सकता है। और सबसे लास्ट में जो आता है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आता है। तो इसको हमको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि इसमें 3 फेज थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तीनों फेज में जो छोटे छोटे और स्टेज हैं, इन सारे स्टेज को याद रखना है। सारी चीज़ें सबको क्लियर हुई क्या? ओके, मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेज जो है वहाँ पे जहाँ पे लिखा गया है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, रियल लाइफ के बारे में सोचेंगे, अपना खुद का सोचेंगे। जब हम लोग छोटे थे और जैसे जैसे इसमें स्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग अपने बचपन की चीज़ों को याद करेंगे, तो सारी चीज़ें जो है वो हमारी और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। जब हम लोग छोटे थे तो हमें ये बताया जाता था कि चोरी करना, चोरी करोगे तो मार पड़ेगी। मम्मी पापा या फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ऐसा हम लोग अक्सर सुने हो। या कोई भी ऐसा गलत काम करने पे मार पड़ेगी। तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये सही है या गलत है, सही है गलत है ये नहीं पता था। इसका मतलब बस ये है कि अगर मार पड़ रही है तो मतलब कि वो चीज़ जो है गलत है। अगर वहीं कोई और कोई ऐसा बच्चा है जिसको जो है, हाँ, चोरी स्टेज 3 और 4 जो है वो, ये दोनों 3 से 7 साल के बीच में है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सेक्शुअल एंड रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। और ये दोनों जो है वो 7 से लेकर 13 साल के बीच का है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। और इसके बाद ये दोनों जो है ये हमारा, हाँ, एडल्ट्स के लिए है, आफ्टर 13 ईयर। अभी क्लियर हुआ सबको? ओके, इसका हम लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अभी, आपको समझ आइए। यहाँ यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थियरी ऑफ कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट द फॉलोइंग। दिखाई दे रहा है सबको ना? ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था पे जो एग्ज़ाम हुआ था 2023
23 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए इसको बताइए क्या क्या कि कॉन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेज जो है आते हैं। क्या हो गया? जो बड़ा तो दिखाई दे रहा है। पहला जो दिया गया है वो है ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ये कन्वेंशनल नहीं है, ये प्री कन्वेंशनल है, तो इससे हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा है कि बीइंग नॉइस रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, ये हो सकता है। सी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये पोस्ट कन्वेंशनल है न कि कन्वेंशनल। सी को अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो ये ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर थर्ड बी और डी जो है, यानी कि बीइंग नाइस इन रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो है ये हमारा कन्वेंशनल फेज में आता है सोशल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट की। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कन्वेंशनल ये था, इसमें लॉ एंड ऑर्डर मोरलिटी है और गुड बॉय एटीट्यूड है। ये दोनों जो है हमारे कन्वेंशनल में, इसी का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके जो है आंसर में दिया था। समझ में आया सबको? जो इससे अभी तक जो पूछा गया ये फेज वाइज ही पूछा गया कि प्री कन्वेंशनल में कौन कौन सा होता है, पोस्ट कन्वेंशनल होता है और कन्वेंशनल में कौन कौन सा। उसके बाद आता है टावा मॉडल ऑफ टीचिंग। टावा मॉडल को हम लोग टीचर एज ए ब्रिज, टीचर एज ए ब्रिज का जो है छोटा फुल फॉर्म जो है टावा होता है। ये जो है अगर आप एक टीचर बनते हैं तो आपको जो है किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है कौन कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है अधिक से अधिक इफेक्टिव हो सके। इसको देने वाले कौन है? हिल्डा टाबा, नाम भी याद रखेंगे हम लोग। इसको बनाने वाले हिल्डा टाबा हैं और ये जो है करिकुलम डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। टाबा मॉडल में सबसे स्टेज वाइज अगर देखा जाए तो डायग्नोसिस ऑफ नीड, फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस और सबसे लास्ट में जो है इवेल्युएशन होता है। तो अगर देखें इसका भी जो है प्रोसेस और स्टेप वाइज क्वेश्चन अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप जो है आता है। तो एक बार हमको याद रखना होगा। सबसे पहले जो है, अब मेरे साइड से थोड़ा सा सोचिएगा कि मैं एज ए टीचर जब सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैंने कैसे जो है चीज़ों को सजाया होगा आपके लिए। सबसे पहले मैंने डायग्नोस्टिक किया होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। मुझे पता चला होगा कि आपको जो है फर्स्ट पेपर में थोड़ी सी कोचिंग की ज़रूरत हो सकती है। मैंने डायग्नोस्टिक किया नीड को। उसके बाद जो है मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया कि 50 से 60 दिन के भीतर या 50 से 100 दिन के फर्स्ट पेपर आपको अच्छे से पढ़ाना है। उसके बाद मैंने कंटेंट सेलेक्ट किया होगा कि कौन कौन से कंटेंट को आपको देना है। उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज किया होगा कि कौन से कंटेंट के बाद कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, किसके बाद किस कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत करना है। उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि मेरा पीछे का जो भी चीज़ें मैं कंटेंट को सेलेक्ट करते समय या कंटेंट को डिलीवर करते समय जो भी चीज़ें मैं खुद से पढ़ा हूँगा, कहीं ना कहीं से उसको सीखा हूँगा, वहाँ से जो है उस एक्सपीरियंस को जो है सेलेक्ट करूँगा कि मुझे जो है इस बात को ऐसे आपके सामने डिलीवर करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जैसे जैसे मैंने चीज़ों को सीखा होगा वैसे आपके सामने एक्सपीरियंस को डिलीवर करने के लिए उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया होगा। और सबसे लास्ट में जो है इवेल्युएशन होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि कितना ज़्यादा आपने चीज़ सीखा है
इतना ज़्यादा आपको चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली यही है टावा मॉडल ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी मॉडल। याद रखना होगा कि डायग्नोस्टिक नीड, फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट और सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस और सबसे लास्ट में जो है इवेल्युएशन। किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत? डायग्नोस्टिक द नीड में क्या है कि आपकी ज़रूरत क्या है, इसकी खोज करना बोल सकते हैं हम लोग। कि सबसे पहले मैं एग्जांपल फिर से अगर मैं देता हूँ कि मान लीजिए कोई आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कोई किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कोई टीचर हायर करते हैं, तो टीचर आपको हायर करेगा या टीचर को आप हायर करेंगे, दोनों बराबर ही बात है। एज ए टीचर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा सोचिएगा कि किसी स्टूडेंट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो है आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ये देखना होगा कि उसकी ज़रूरत क्या है। वो स्टूडेंट जो है उसकी ज़रूरत क्या है, उसको किसमें जो है कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। ये पहला स्टेज है कि डायग्नोसिस द नीड, ज़रूरत क्या है, क्यों जो है हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके बाद क्यों के बाद फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि इस पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। कि हम 50 दिन में पूरे एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, 100 दिन में कर लेंगे, या 50 दिन में आपको फराटेदार इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, फ्रेंच बोलना सिखा देंगे। ये फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव वाला स्टेप है। इसके बाद सेलेक्टिंग कंटेंट। सेलेक्टिंग कंटेंट में क्या होता है कि एज ए टीचर थोड़ा सा सोचिएगा, कोई भी चीज़ किसी बच्चे के सामने डिलीवर करने से पहले, प्रेजेंट करने से पहले टीचर क्या करता होगा, उस कंटेंट को कहीं ना कहीं से सेलेक्ट करता होगा। पूरा वो 250 पेज की बुक पढ़ता होगा तो उसमें से 5 से 10 पेज जो है अच्छे से सेलेक्ट करता होगा कि इस टॉपिक को हमको अच्छे से जाके बच्चे के सामने प्रेजेंट करना है। इसके बाद सेलेक्ट कंटेंट करने के बाद, कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद उस कंटेंट को जो है हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे कि कौन से लेसन 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, लेसन 2 में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्लास 1 में क्या आपको डिलीवर होगा, क्लास 2 में क्या डिलीवर होगा। तो ये जो है सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना जो है ये वाला स्टेप हो सकता है। इसके बाद सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जैसे कि आपको पढ़ाने से पहले अगर मेरा जो पीछे का कोई प्रायर एक्सपीरियंस है पढ़ाने और पढ़ाने का, तो वहाँ से मैं जो है पीछे का, जैसे कि मान लीजिए कि इसी टावा मॉडल को इससे पहले वाले बैच में अगर मैं समझाता हूँ, तीन तीन बैच को मैंने समझाया, 3 बैच को मैंने यही टावा मॉडल आपको समझाया। और मुझे पता है कि पहले वाले बैच में जब मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। दूसरे वाले बैच में जो एग्जाम्पल दिया था उसमें बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया था। तीसरे वाले बैच में जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसमें भी कुछ दिक्कत हमको आ गई थी। तो मैं जो है अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट करूँगा, उसी वाले बच्चों को जो पीछे जो मैंने पढ़ाया था जिसको अच्छे से समझ में आया था, उसी वे में सारी चीज़ों को आपके पास डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो भी मेरी एक्सपीरियंस है तो मैं ऑर्गेनाइज करूँगा कि कौन से वर्ड के बाद क्या वर्ड बोलना है, कौन से एग्जाम्पल के बाद उसको रिकॉल कराने के लिए कौन सा एग्जाम्पल देना है। ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। और सबसे लास्ट में इवेल्युएशन आता है कि मैं अब इवेल्युएट करूँगा कि सारी चीज़ें जो है आपको कितनी समझ में आ रही है। अभी क्लियर हुआ क्या सबको? यही चीज़ जो यहाँ लिखा गया है थोड़ा सा पढ़िएगा जो चीज़ मैंने बताई है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा और प्रोसेस को बढ़ा के थोड़ा सा लिख दिया गया है, 2 प्रोसेस आपको। इवेल्युएशन जो है कल यहाँ कितने थे, 1 5 ठीक है। तो पढ़िएगा वही चीज़ जो है थोड़ा सा टावा मॉडल जो है हमको ये याद रखना होगा। बेसिकली हमको एक जनरली एक सारी चीज़ों को जनरलाइज करना है, कौन सी चीज़ के बाद जो है क्या चीज़ हो सकती है, तो जो है अच्छे से हम लोग कभी अगर मेरे सामने क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टावा मॉडल जो है
वो बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, करिकुलम डेवलपमेंट, जब कोई किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का करिकुलम बनाया जाता है तो टाबा मॉडल जो है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। यहाँ लिखा गया है कि टाबा जो थे, हिंडा टाबा जो थे, वो करिकुलम डेवलपमेंट करने वाले व्यक्ति भी। उसके बाद अगला जो हमको पढ़ना है वो है हनकिन डेवलपमेंट मॉडल। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के एक एजुकेटर हैं, का नाम पूरा है लेन हकिंग। और ये जो है का जो मॉडल है खास करके वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, जैसे कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक या बीएड, बीटीसी, जो भी वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग हो, उसके लिए इन्होंने अपना मॉडल बताया था। एंड इट इज एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्किल डेवलपमेंट इन सेटिंग। तो इनका जो ये मॉडल है हनकिन डेवलपमेंट मॉडल, वो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो होती है, तो छोटे छोटे 2-3 महीने का स्किल वाले जो कोर्स करते हैं, ये करिकुलम डेवलपमेंट या उस मॉडल को समझने के लिए अच्छे से हम लोग को आना चाहिए। सबसे पहला है इमिटेशन स्टेज। ये हम लोगों ने कहाँ देखा था, कौन से मॉडल में इमिटेशन स्टेज देखा था, बताइए। हाँ हाँ, वहाँ हम लोगों ने देखा था साइकोमोटर डोमेन, जब कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ हम लोग ने देखा था कि इमिटेशन 3 ही स्टेज है इनके में। पहला है इमिटेशन, दूसरा है प्रैक्टिस, और तीसरा है इनोवेशन। ये याद रखना होगा, बहुत आसान है। इमिटेशन जो साइकोमोटर डोमेन वाला जो स्टेप है पूरा, वहाँ हम लोगों ने IMPAN, ये 5 स्टेज में इन्होंने बताया था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें ये पांचों स्टेप को जो है थोड़ा सा छोटा करके हनकिन जो है 3 स्टेप में ला देते हैं। जैसे कि इमिटेशन स्टेज क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग में जब जाते हैं तो सबसे पहले जो है उनको अच्छे से दिखाया जाता है कि तुमको करना क्या है। तो दिस इज इनिशियल स्टेज, लर्नर ऑब्जेक्ट एंड इमिटेट द एक्शन ऑफ अदर हु आर मोर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर वोकेशनल टास्क एंड एक्टिविटी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं पॉलीटेक्निक की एक बात कर लेता हूँ कि कोई जो है फर्नीचर वाला काम जो है सीख रहा है, फर्नीचर या फर्नीचर बनाने का काम जो है कोई सीखना चाह रहा है। वहाँ जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को बैठ के आराम से ऑब्जर्व करेगा जो अच्छे से एक कुर्सी को बनाने में सक्षम है। सबसे पहला स्टेज यही होता है। वहाँ से जो है वो चीज़ों को देख के समझ जाएगा कि ये कैसे जो है में जो भी प्रयोग होने वाले टूल्स हैं को कैसे यूज कर रहा है, कौन से टूल्स को कब यूज कर रहा है, टूल्स को यूज करने का तरीका क्या है, ये सब जो है हम लोग पहले देखते हैं। उसके बाद क्या करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करेगा, सारी चीज़ें जब उसके माइंड में थियोरी डेवलप हो जाएगी तो अब बारी आएगी प्रैक्टिकल की। वो एक छोटी सी जो है कुर्सी बनाने की कोशिश करेगा, टूल्स को जो है यूज करने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस करते करते जो है वो सफिशियंट हो जाएगा कि कोई वो कुर्सी जो है अच्छे से या कोई भी फर्नीचर वो बना सकता है। अब बात आती है तीसरा स्टेज, जब वो अपने प्रैक्टिस के चरम सीमा पे पहुंच जाएगा तो वो चीज़ों को अब इनोवेट करेगा, नई नई डिजाइन की जो है कुर्सी बनाना शुरू कर देगा, नई नई टाइप के जो है फर्नीचर बनाना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली इनके मॉडल में 3 स्टेज हैं, इमिटेशन, प्रैक्टिस स्टेज और इनोवेशन स्टेज। क्लियर है सबको, हनकिन डेवलपमेंट मॉडल? सही है, 60 आपको समझ में आया? साथ में आप लोग जो है सारी चीज़ें अपने भाषा में नोट करते चलिएगा, जिससे कि रिवीजन करना आपके लिए आसान होगा। नहीं तो बाद में पीपीटी जब देखेंगे तो थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पीपीटी मिलेगा आपका, लगभग 300 से 400 पेज के बीच का होगा। बाद में वो रिवीजन करना आपके लिए। साथ में जो है कुछ ना कुछ लिखते चलिएगा। इसके बाद आता है गुडलैंड मॉडल। ये भी जो है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। गुडलैंड का जो मॉडल है, बेसिकली इसको बोला जाता है गुडलैंड मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट।
सबसे पहले जो इन्होंने बताया करिकुलम का एम, करिकुलम का कंटेंट, करिकुलम के कंटेंट के बाद करिकुलम लर्निंग एक्सपीरियंस, उसके बाद करिकुलम का इवेल्युएशन। 4 स्टेप है, चारों को जो हम लोगों ने लगभग कहीं कहीं ना कहीं जो है अच्छे से देख लिया। पहला जो इसमें स्टेज है इसमें करिकुलम एम, करिकुलम कोई अगर किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी का अगर कोई बना रहा है या किसी भी एजुकेशन सिस्टम का कोई करिकुलम क्रिएट कर रहा है, तो सबसे पहले उसका एम डिसाइड होना चाहिए कि हम जो ये करिकुलम बना रहे हैं इसका एम क्या है, इसमें कौन कौन से डायरेक्शन में जो है बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, इससे जो है सोसाइटी की कितनी समझ होनी चाहिए, इससे जो है स्पोर्ट की कितनी समझ होनी चाहिए, इससे जो है टेक्नोलॉजी की कितनी समझ होनी चाहिए, ये सब एम पहले डिसाइड होता है। उसके बाद करिकुलम का कंटेंट क्रिएट होता है, करिकुलम में जो भी चीज़ें हम लोग हमारा एम है उसके हिसाब से हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। अगर बच्चे के स्पोर्ट पे अगर ध्यान देना है तो हम लोग अलग अलग तरीके के स्टेडियम और अलग अलग तरीके के कंटेंट क्रिएट करेंगे स्पोर्ट में आगे बढ़ाने के लिए। अगर उससे जो है क्लासिकल सिनेमा या डांस वगैरह या म्यूजिक तो वगैरह में अगर जाने का मन है और ये हम चाहते हैं कि हमारा एम भी है, तो उस तरीके से कुछ करिकुलम में इन्वॉल्व करेंगे। तो ये है सेकेंड है करिकुलम का कंटेंट क्या होना चाहिए। उसके बाद अगला है करिकुलम लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब कंटेंट जो है हमारे पास है, अब उसको जो है बच्चों के साथ जो है शेयरिंग या डिलीवरिंग का जो है वो बात आएगी, कैसे जो है सारे कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाया जाए, वो हमारा आएगा लर्निंग एक्सपीरियंसेस में। और सबसे लास्ट में जो है हम सारे करिकुलम को इवेलुएट करेंगे। लास्ट में अगर कोई बच्चा अगर 3 साल किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में गुजारता है तो उस वो आने के पहले कैसा था और आने के बाद जो है वो कैसा है, ये हमारा करिकुलम का इवेलुएशन होगा। बताइए, क्लियर है ये? वुडलैंड का जो मॉडल है वहाँ हम लोग चीज याद रखेंगे और याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वाज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। तो सारे मॉडल के पहले जो है आपको ये याद रखना है कि जैसे कि हम लोगों ने पूरा पढ़ा होगा जब, तो टावा मॉडल ऑफ टीचिंग, तो हम लोग टावा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो आगे था वो हमारा था हनकिंग डेवलपमेंट मॉडल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वो वोकेशनल ट्रेनिंग, बीईटी, हनकिंग मॉडल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो हम लोग बोलेंगे गुडलैंड मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम को कैसे पूरे नाम के साथ जब याद रखेंगे तो अलग से हमको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आगे आता है ओपन क्लासरूम मॉडल। ओपन क्लासरूम मॉडल जो है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे मुक्स के बारे में कि क्वासी ओपन लर्निंग क्या होती है, बुक्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। उस टाइप की जो डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं इग्नू वगैरह जो है या डिस्टेंस लर्निंग जो हम लोग करते हैं, उस टाइप के करिकुलम डेवलपमेंट के लिए ओपन क्लासरूम मॉडल जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ हम लोग पहला देखते हैं कि नीड्स असेसमेंट एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। दूसरा है करिकुलम डिजाइन एंड प्लानिंग। तीसरा है रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन। चौथा है इम्प्लीमेंटेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। पाँचवा है ऑन गोइंग इवेल्युएशन एंड रिफ्लेक्शन। छठवां है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप। ये 6 मॉडल है, इसमें 6 स्टेज हैं। सब मिला जुला के अगर ध्यान से देखा जाए तो सारे स्टेज जो है पीछे वाले मॉडल से जो है कहीं ना कहीं मेल ही खाते होंगे, जैसे कि नीड असेसमेंट एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। अब ये जो टावा मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था उसके सारे स्टेप को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे मैच कर जाएगा। जैसे कि नीड असेसमेंट एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, सबसे पहले हमें ज़रूरत देखनी होगी किसकी ज़रूरत है। उसके बाद स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, ओपन क्लासरूम है तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोगों को हमको खोजना होगा, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स आर सर्वेड टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड प्रायोरिटाइज साइंस एजुकेशन।
उसके बाद करिकुलम डिजाइन एंड प्लानिंग आता है कि हमको करिकुलम अब बनाना होगा और सारी चीज़ों को प्लान करना होगा। रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन आता है, कैसे जो है सारी चीज़ों को हम डिलीवर करेंगे, क्या क्या जो है डिलीवर करेंगे, वो हमारा है थर्ड स्टेज इसमें। और इम्प्लीमेंटेशन एंड डिफ्रेंसिएशन में जो है हम जो भी रिसोर्स डेवलप डिजाइन करेंगे, जो भी रिसर्च कलेक्ट करेंगे, उसको हम लोग कैसे डिलीवर करेंगे, क्या हमारा मॉडल होगा, कैसे जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, ये इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में टीचर एडाप्ट लेसन प्लान्स, accommodate different learning needs, providing additional support or enrichment activity as need to ensure all, ये चीज़ें जो हम लोग देख सकते हैं। पांचवा है कि ऑन गोइंग इवेल्युएशन एंड रिफ्लेक्शन। ऑन गोइंग का मतलब है कि क्लास चलते क्लास के दौरान टीचर जो है कुछ पूछ सकता है, क्विज करा सकता है, टेस्ट ले सकता है पूरे लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। छठवां है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप, कोलैबोरेट विद कम्युनिटी टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल पार्टनर विथ लोकल साइंस म्यूजियम, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ये है कैंपस प्लेसमेंट या प्लेसमेंट जैसे कुछ बात यहाँ हो रही है। ये बात जो है हमारी है ओपन क्लासरूम मॉडल के लिए। क्लियर हुआ सबको या किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत है? स्टेज वन फिर से एक बार एक्सप्लेन। टावा मॉडल का पहला स्टेज और इसका स्टेज जो है सेम है, नीड असेसमेंट, कि आखिर ज़रूरत क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू करने की। और ओपन क्लासरूम मॉडल है तो इसमें बस एक एडिशनल चीज़ जो बोली गई है, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। जो भी हमारे पास जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट और कम्युनिटी मेंबर, ये क्या है, स्टेक होल्डर हैं, कि इनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए अपने पूरे ओपन क्लासरूम मॉडल में, अपने पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ये पहला स्टेज होता है इसमें, नीड असेसमेंट एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि टीचर, पेरेंट और कम्युनिटी मेंबर जो है, कम्युनिटी मेंबर क्या करते हैं, जहाँ फंड्स वगैरह की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड कराएंगे। पेरेंट जो है अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे कि को जो है ये मॉडल चूज करना चाहिए। स्टूडेंट जो उस मॉडल में इन्वॉल्व होंगे और टीचर जो है मॉडल को जो है कैरी ऑन करने में पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वैसे टीचर और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पेरेंट एंड कम्युनिटी मेंबर जो है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं ये पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्ट करते हैं। अभी क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? तो अगर किसी पॉइंट में दिक्कत हो तुरंत जो है बता सकता है। इसके बाद आते हैं एल्बर्ट बेंडूरा। अब हम लोग देख रहे हैं कि एल्बर्ट बेंडूरा सोशल लर्निंग थियरी, सोशल लर्निंग थियरी, इसमें जो है ये बेंडूरा साहब जो हैं वो किसी के एजुकेशन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या किसी के सोशल लर्निंग डेवलपमेंट में इन तीनों एक्सपेक्ट के क्या क्या जो है रोल हो सकते हैं, वो बताते हैं कि तीनों चीज़ जो है एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे तीन एलिमेंट है, बिहेवियर, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। आगे देखेंगे कि तीन ही केस हो सकता है। पहला है पर्सनल एस्पेक्ट। पर्सनल एस्पेक्ट का मतलब है कि सेल्फ इफिकेसी, खुद जो है हम इतने सक्षम हैं कोई चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एक दिया होगा, दिस इज रेफर टू योर ओन बिलीफ अबाउट योर एबिलिटीज एंड कॉन्फिडेंस इन योर स्किल। हमें जो है ये पता है कि हमको क्या क्या चीज़ जो है आती है, क्या नहीं आती है, ये है सेल्फ एफिकेसी के ऊपर। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है कि इफ़ यू बिलीव यू कैन राइड ए बाइक, यू आर मोर लाइकली टू ट्राई इट एंड कीप प्रैक्टिसिंग अल्टिंग यू सक्सीड। अगर आपको ये विश्वास है कि मैं जो है बाइक चला सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे कि अधिक से अधिक ट्राई करेंगे जब तक आप पूरी तरीके से बाइक चलाना सीख नहीं जाते हैं। योर पर्सनल थॉट एंड फीलिंग्स इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। आपका खुद का जो है पर्सनल थॉट एंड फीलिंग्स क्या है आपके बारे में, आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है करती हैं।
उसके बाद सेकेंड जो है बिहेवियरल एक्सपेक्ट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दिस इन्वॉल्व्स वाचिंग अदर्स एंड लर्निंग फ्रॉम देयर एक्शन and experience. For instance, if you see someone successfully riding a bike, you might imitate their behavior and trying it to yourself. Observing other help to learn new behavior and skill. अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि हम लोगों के जीवन में जो है कभी ना कभी ये घटना जो है जरूर घटी होगी। जैसे कि मान लीजिए कि साइकिल चलाना, अगर हम लोगों ने, आप लोगों को सबको साइकिल चलाना आता हो तो थोड़ा सा याद करिए कि साइकिल चलाना हम लोगों ने कैसे सीखा होगा। इसमें जो सेकेंड वाला स्टेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा हो या आपके अगल बगल कोई बच्चा हो जो आपके सेम एज ग्रुप का हो और वो जो है बहुत अच्छे से साइकिल चलाना जानता है। आप जो है उसको देख रहे हैं वो साइकिल चला ले रहा है, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा शर्म आएगा कि वो भी हमारे बराबर ही है, लेकिन वो साइकिल चलाना अच्छे से जानता है। तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं फोर्स करेगा कि साइकिल चलाना जो है हमें सीखना चाहिए। तो वही बात जो है इसमें है कि बिहेवियरल एक्सपेक्ट, कि हम कोई चीज़ जो है किसी को करते हुए देखते हैं तो वो भी जो है हमको थोड़ा सा मोटिवेट करता है चीज़ों को सीखने के लिए। तीसरा है कि इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट का सबसे ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल है कि यहाँ जो है हमको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वही जो है हमको चीज़ों को सीखने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे कि एक बच्चा है, इसके घर में 5-6 लोग जो है डॉक्टर, इंजीनियर या वकील वगैरह कुछ भी हैं, गवर्नमेंट जॉब में या कोई सब वेल सेटल्ड है, और ये बच्चा अगर चाहे कि मैं जो है इन सब पैशन में न जाके कुछ ऐसा अलग से करूं, तो उसके ऊपर जो है थोड़ा सा इन्वायरमेंटल प्रेशर क्रिएट होता है उसके फैमिली मेम्बर्स का या उसके फैमिली का कि नहीं तुमको जो है चीज़ों को वही करना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि द इन्वायरमेंटल प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग बिहेवियर। इफ़ यू सी समवन बीइंग प्रेज्ड और रिवार्ड फॉर राइडिंग ए बाइक सेफली, you are more likely to adopt the same behavior. Similarly, if you observe someone being punished for reckless biking, you likely to avoid such behavior. तो ये जो है बेसिक चीज़ें हैं तीनों कि इन्वायरमेंटल जो है क्या एस्पेक्ट पड़ता है हमारे सोशल डेवलपमेंट का, बिहेवियरल जो है एक्सपेक्ट क्या पड़ता है, और पर्सनल एस्पेक्ट क्या है, सेल्फ वाली जो सिस्टम है। तीनों चीज़ें सबको क्लियर हुई? ओके, अब बताइए सिस्ट्री आपको क्लियर है? गार्गी, रोजालिन, उमाशंकर, सबको क्लियर है ना? आवाज़ नहीं आ रहा उमाशंकर आपका? कह रहा तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, आवाज़ नहीं आ रहा। ओके ओके, यहाँ जो थर्ड पॉइंट जो बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया कि हमारे अगल बगल सोसाइटी का क्या इन्वायरमेंट, ये जो है हमारे बिहेवियर या हमारे टीचिंग लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया कि अगर मेरे सोसाइटी में जो है सभी लोग वेल सेटल्ड हैं और गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो वहाँ जो सोसाइटी मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी कुछ ऐसा करो कि गवर्नमेंट जॉब में तुम भी सेलेक्ट हो जाओ, या कुछ अलग से करने के लिए जो है हमारे ऊपर दबाव जो है पहले से रहेगा। यही है तीसरा इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट। जैसे कि यहाँ जो एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि कोई अगर बाइक चलाना अच्छे से आता है किसी को, तो उसे अगर रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी जो है बाइक अच्छे से चलाएं। अगर किसी को ख़राब बाइक चलाने के लिए पनिश किया जा रहा है तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है बाइक ख़राब न चलाएं, जिससे कि हम लोग पनिशमेंट से बच सकें। तो तीन चीज़ें हमने बताई। पहला जो है सेल्फ इफिकेसी,
कि कोई चीज़ हम लोग खुद करने के लिए सक्षम है। दूसरा कि बिहेवियरल एक्सपेक्ट, लोग अगल बगल के बिहेवियर को देखते हैं। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया कि जब साइकिल चलाना हम लोगों ने सीखा होगा, तो किसी बच्चे को या किसी अपने सेम एज ग्रुप के बच्चे को देख के ही सीखा होगा कि अपने सेम एज ग्रुप का बच्चा जो है साइकिल चला ले रहा है और हम लोग जो है नहीं चला पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ जो है मोटिवेट होके जो कुछ करने की जो है कोशिश की हो। चौथा है कि इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट क्या है। एक बार फिर से मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर में जो है या आपके सोसाइटी में 20 लोग हैं, सोसाइटी या आपके लॉज या जो भी जहाँ आप रहते हैं हॉस्टल में, सभी लोग जो है अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं, सभी लोग जो है अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं। आप जो है इकलौते ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलने में उतना अच्छे नहीं हैं। तो आपके ऊपर एक वहाँ एक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा इन्वायरमेंटल, सभी लोग इंग्लिश अच्छा बोल रहे हैं तो मैं जो है इतना ख़राब कैसे बोल रहे हैं। तो वहाँ जो है सोसाइटी आपको मोटिवेट करेगी, आप जो है इंग्लिश थोड़ा और बेहतर सीख पाएँ। अभी क्लियर हुआ सृष्टि? ओके, ये था एल्बर्ट बेंडूरा का सोशल लर्निंग थियरी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आता है ले वाइगोत्स्की ऑफ सोशल थियरी। आप इन पॉइंट्स पे रखने का मतलब है कि क्या जनरली मतलब है वो हमको थोड़ा पता होना चाहिए। जब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता चलेगा। सारे थियरी जो है लगभग एक ही जैसे हैं और सबका जो है जनरली मतलब हमको समझना। तो अगर अल्बर्ट बेंडूरा का सोशल लर्निंग थियरी है तो वहाँ इन्होंने तीन एलिमेंट बताया था कि बिहेवियरल, पर्सनल और इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट कैसे जो है वो कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की का जो थियरी है सोशल लर्निंग का, उसको अ, बताने से पहले मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक ऐसा छोटे से बच्चे को फिर से हम लोग इमेजिन करेंगे, फिफ्थ क्लास में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है। फिफ्थ क्लास में पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है और ये जो है छठवीं क्लास है और ये जो है 12वीं क्लास है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि करेंट अंडरस्टैंडिंग कैन वर्क अनअसिस्टेड। उस बच्चे से अगर 5वीं क्लास का कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए तो 5वीं क्लास में पढ़ने वाला है तो वो बिना किसी के असिस्टेंस के वो सारी चीज़ों को क्लियर कर लेगा जो उसके पावर का होगा, जो मतलब उसके लिमिट में है वो सारी चीज़ों को कर लेगा। अब यहाँ पे हम लोग को देखने का है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर उस बच्चे से हमको छठवीं क्लास का अगर मैथ या प्रॉब्लम सॉल्व कराना होगा तो वहाँ जो है थोड़ी सी उसको अगर हम लोग हेल्प करें, थोड़ी सी उसको सपोर्ट दें तो वहाँ जो है हम उससे छठवीं क्लास का मैथ सॉल्व करा सकते हैं। लेकिन उसी बच्चे से अगर हम लोग चाहें कि 12th क्लास की मैथ या 12th क्लास की कोई चीज़ सॉल्व कराया जाए तो वो जो एरिया है वो एरिया उसके आउट ऑफ रीच होगा, वहाँ तक वो नहीं जा पाएगा कितनी भी हम लोग हेल्प कर लें। तो ले वाइगोत्स्की का जो थियरी है उसमें दो तीन चीज़ें हमको देखनी है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बेसिकली वो होता है कि हम जहाँ अभी रियल स्टैंड कर रहे हैं, अगर मेरी लिमिट जो है इस तक के टेबल को याद रखने की है तो 20 के टेबल को याद रखने की है, तो अगर मुझे कोई थोड़ा सा असिस्ट करे या कोई हेल्प करे तो मैं 21 का टेबल याद कर सकता हूँ। तो वो जो एरिया है जो मैं किसी के थोड़े से हेल्प के बाद अचीव कर लूँ, वही एरिया जो कहलाता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। और जोन ऑफ आउट ऑफ रीच क्या है कि वो जो है मेरे औकात के बाहर का जो एरिया है, इतना भी कोई हेल्प कर ले मैं नहीं समझ सकता हूँ तो नहीं कर पाऊँगा, वो है जोन ऑफ आउट ऑफ रीच एरिया। तो ये तीनों चीज़ें सबको क्लियर हुई क्या कि ले वाइगोत्स्की में जनरली यही है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है और लर्न्स थ्रू द स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग मैंने पीछे की क्लासों में बताया है क्या कभी? स्केप फोल्डिंग बताया था, बताइए किसी को याद है? कैसे कैसे नहीं बताया हूँ, बताया हूँ के साथ बताया था। पहला क्लास आप लोग याद करिएगा थोड़ा सा, मैंने एक एग्जांपल दिया होगा।
क्वेश्चन कराते समय एक साइकिल है, साइकिल में का बच्चा अगर साइकिल चलाने की कोशिश करता है तो अगल बगल जो है दो पहिए लगे होते हैं। तो जब साइकिल साइकिल चलाना सीख जाता है तो ये पहियों को हम लोग हटा देते हैं। यही जो प्रोसेस होता है इसके। हाँ हाँ, ये फोल्डिंग मैंने पहली क्लास में ही बताया। पहले क्लास में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ इसके फोल्डिंग आया था। वहाँ मैंने डिस्क्राइब किया था कि कोई भी किसी बच्चे को या किसी एलिमेंट या किसी भी पर्सन को हम लोग थोड़ी सी हेल्प करते हैं जिससे कि वो नई चीज़ों को सीख सके। बैसाखी जो छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं, छोटे बच्चों जब चलना सीखते हैं, अभी जो एक फिलहाल में एक गोल सा टॉय आता है, बीच में बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है और वो चलते हैं। कुछ दिन बाद जब बच्चे चलना सीख जाते हैं तो इस टॉय को हटा लिया जाता है। इसी तरीके से कोई भी ऐसी व्यवस्था, जैसे कि कोई बच्चा अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो कुछ समय जो है हम उसके सामने बैठ के उसको हेल्प करें कि इस वाले मल्टीप्लिकेशन को ये करो, तो वो क्या है, इसके फोल्डिंग है। जैसे कि लेव वाइगत्सी का जो सोशल लर्निंग थियरी है, मैं इसको समझाने के लिए आपका हेल्प जो कर रहा हूँ वो भी एक इसके फोल्डिंग मान सकते हैं। उसके बाद जब आप समझ जाएंगे तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी। ये इसके फोल्डिंग है। तो लेव वाइगत्सी का जो थियरी ऑफ सोशल लर्निंग है, इसमें दो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमको याद रखना होगा और लर्निंग थ्रू द स्केप फोल्डिंग। एक बच्चे को अगर के लिमिट से थोड़ा सा ऊंचा का काम अगर कराना है तो वहाँ हम लोग अगर इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कराएं तो वो कर सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिस्क से बहुत आगे की चीज़ अगर हम लोग सिखाना चाहें तो वहाँ जो है के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ मैं बताया था कि मचान बांधना या पेड़ी बांधना या नींव बनाना, ये सब चीज़ जो है इसके फोल्डिंग के लिए हम लोग एग्जाम्पल भी यहाँ बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बढ़िया दिया हुआ है कि नाउ इमेजिंग पेरेंट्स आर ओल्डर सिबलिंग प्रोवाइडिंग ए सपोर्ट एंड गाइडेंस टू चाइल्ड एज दे लर्न टू राइट। वही बात मैं बता रहा हूँ। द एडल्ट स्टार्ट बाई होल्डिंग ऑन टू द बाइक हेल्पिंग द चाइल्ड बैलेंस। एज द चाइल्ड गेन कॉन्फिडेंस द एडल्ट gets to providing less support until the child can climb on own। वही बात जो है बताई जा रही है। ये सब जो है एक्स्ट्रा थोड़ा सी चीज़ें पढ़नी है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल, प्राइवेट स्पीच एंड थोड़ा सा देखिए। ये सारी चीज़ें जो है इसके फोल्डिंग के अंदर ही आ जाए। जैसे कि प्राइवेट स्पीच एंड इंटरलाइजेशन क्या है, एज द चाइल्ड प्रैक्टिस राइडिंग विथ असिस्टेंट दे मे टॉक देमसेल्फ द प्रोसेस, पैडल फास्टर, कीप योर बैलेंस, सेल्फ टॉक, ये भी एक इसके फोल्डिंग का ही हिस्सा माना जा सकता है। उसके बाद आज का जो लास्ट मॉडल है तो हम लोग डेविड जॉनसन मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव लर्निंग का कोई मतलब बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव? बहुत अच्छा। जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं, नए नए कॉलेज स्कूल या कोई भी फेज निकाल लेते हैं तो हमारा एक ग्रुप क्रिएट बनता है, 4 लोग 5 लोग, लड़की लड़कियाँ। तो बेसिकली वो ये सिस्टम जो है उस कोऑपरेटिव लर्निंग पे, जहाँ पे कुछ मेंबर्स मिलके एक ग्रुप कोऑपरेटिव सिस्टम क्रिएट करते हैं और एक दूसरे का हेल्प करके जो है पढ़ना शुरू। सोसाइटी वगैरह जो चलती हैं या जो हमारा कॉलेज ग्रुप स्कूल या जो भी है कुछ फ्रेंड्स का, वहाँ इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देने वाले जो हैं डेविड और रोजर जॉनसन हैं, थियरी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग के बाद वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप अचीव कॉमन गोल। जैसे कि पीएससी का किसी कोई का ग्रुप है, वहाँ 5-6 लोग अगर हैं तो सबका गोल जो है वो कॉमन होगा।
को यूपीएससी क्रैक करना है। अब उस ग्रुप की जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बेसिकली यही जो है डेविड जॉनसन बताए हैं अपने मॉडल में। जैसे कि पहला जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है वो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी, मतलब कि सभी लोग जो है ग्रुप में एक दूसरे के ऊपर जो है सकारात्मक रूप से निर्भर हों। जैसे कि स्टूडेंट्स आर करेज टू सी देमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ टीम वेयर दे सक्सीड, सक्सेस इज लिंक्ड टू सक्सेस ऑफ अदर प्लेयर्स, द फॉरेस्टर ए सेंस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज कोऑपरेशन। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी हम लोग देख लेंगे। ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है, कोई मॉडल याद रखिएगा मत याद रखिएगा, डेविड जॉनसन का जो कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं तो हमको बहुत बेहतर तरीके से याद रखना होगा। उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, जबकि अब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही जो है अपने ग्रुप के लिए वो इंडिविजुअल होनी चाहिए, सबकी एक एक लोग की जो है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए, अगर हम लोग कहीं एक जगह मिलते हैं एक दूसरे से जो है, फेस टू फेस इंटरेक्शन का मतलब है कोई ग्रुप अगर हम लोग ध्यान दें तो तब तक वो बेहतर ग्रुप होता है जब तक जिसके मन में जो बात आ रहा है वो एक दूसरे से सापेक्ष वो बोल देता है, तुरंत बोल देता है फेस टू फेस इंटरेक्शन करके। वही बात जो है, अब मान लीजिए कि ये बात इनसे बोलें और ये बात जो है इनसे बोलें, तो वहाँ जो है ग्रुप जो है वो बेहतर ग्रुप नहीं होता, धीरे धीरे ग्रुप जो है वो टूट जाता है। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट, सभी लोग जो है एक दूसरे का जो है स्किल बढ़ाने के लिए मदद करें। ग्रुप में क्या होता है, तो अगर यूपीएससी वाले ग्रुप की बात करें तो अगर जियोग्राफी में दिक्कत है, कोई अगर उस ग्रुप में है जिसको जियोग्राफी बहुत अच्छे से आता है, वो जो है उसको जियोग्राफी पढ़ा देगा, वो किसी हिस्ट्री पढ़ा देगा, हिस्ट्री वाला जो है किसी को इकोनॉमिक्स समझा देगा। तो वो क्या होता है, हमारा इंटर पर्सनल स्किल डेवलपमेंट हमारे कोऑपरेटिव लर्निंग में होनी चाहिए। उसके बाद ग्रुप प्रोसेसिंग, ग्रुप प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इसमें पीरियोडिक रिफ्लेक्शन, फीडबैक सेशन अलाउ ग्रुप एक्सेस टू देयर प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मेक एडजस्टमेंट एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये सब सारी चीज़ें हमारी ग्रुप को कैसे चलाना है समय समय पे, ये भी चीज़ देखनी चाहिए। तो 5 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, फेस टू फेस इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट, 5वां है कि ग्रुप प्रोसेसिंग, तो हमको याद रखना होगा। आज का जो सबसे लास्ट मॉडल है उसके बाद हम लोग जो है देख लें, ये है जिमरमैन सेल्फ रेगुलेशन मॉडल। जब हम लोग सेल्फ लर्निंग या सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो किस मॉडल पे होना चाहिए तो बताते हैं जिमरमैन साहब कि सबसे पहला जो फेज है तो हम लोग फॉर थॉट फेज करते हैं, इसको प्री टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोल सकते हैं। कि पहला क्या होता है, इसमें फॉर थॉट फेज में गोल सेटिंग होता है, टास्क एनालिसिस होता है, सेल्फ इवेल्युएशन होता है, प्लानिंग होती है, ये सब प्री होता है, पहले की बात है। उसके बाद परफॉर्मेंस फेज है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, मॉनिटरिंग प्रोसेस, रेगुलेशन ऑफ एफर्ट। उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज है, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्लानिंग टू फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। ये सब जो है हमारी जिमरमैन जो बताते हैं, इसमें सारी चीज़ें सबको क्लियर होगा। जब हम लोग खुद जो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो सबसे बेहतर कैसे जो इससे मैक्सिमम आउटपुट हम लोग कैसे ले सकते हैं। इसमें 3 स्टेज जो है उसके कुछ छोटे छोटे सब स्टेज हैं और थॉट स्टेज। सबको इसमें सारी चीज़ें क्लियर है या किस पॉइंट में किसी को दिक्कत है, ये खुद पे हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करें। हाँ बताइए। ओके, एग्जाम्पल देके मैं बता देता हूँ। मान लिया कि हमको यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन करनी है सेल्फ स्टडी से, विदाउट एनी अदर गाइडेंस, खुद से जो है सेल्फ मैं कर रहा हूँ तैयारी। तो वहाँ जो है मेरा सबसे पहले गोल सेटिंग है, क्या गोल क्या होगा, यूपीएससी क्लियर करना है।
टास्क एनालिसिस क्या होगा, यहाँ जो है मैं खुद जो है टास्क एनालिसिस कर सकता हूँ, यहाँ सिलेबस को देख सकता हूँ और इसमें जो है मुझे जो है क्या क्या करना पड़ेगा यूपीएससी क्लियर करने के लिए, कितने पेपर देने पड़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ये टास्क एनालिसिस के अंदर आएगा। अब सेल्फ इवेल्युएशन, कि अभी मैं करंट में जो है कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे जो है कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो मैं सेल्फ इवेल्युएशन करूँगा अपना। मुझे मैं कितना पानी में हूँ, उसके बाद पानी में कितना हूँ ये जानने के बाद अब चीज़ों को प्लान करूँगा कि मैं पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, उसके बाद जियोग्राफी पढ़ूंगा, जियोग्राफी के बाद पॉलिटी पढ़ूंगा, मैं कितने घंटे करंट पढ़ूंगा, कैसे जो है अपनी सारी चीज़ करूँगा, वो प्लानिंग का हिस्सा आता है। अब इतना करने के बाद प्री स्टेज जो है वो फॉर थॉट स्टेज पूरा हो जाता है, फेज पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस फेज। परफॉर्मेंस फेज में क्या होता है कि मैंने जो प्लानिंग की है तो अब इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं जो टाइम टेबल बनाया हूँ कि 2 महीने में कवर करना है, 2 महीने में पॉलिटी कवर करना है, वो जो है मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। इसके बाद समय समय पे जो है पूरे प्रोग्रेस को मॉनिटर करूँगा, मैं कितना चीज़ सीख रहा हूँ। और जैसे कि हिस्ट्री में पढ़ लिया, 2 महीने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद मैं देखूँगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ है हिस्ट्री में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोई एक मॉक टेस्ट दे सकता हूँ, कोई एक प्रीवियस ईयर देख सकता हूँ, तो वो मॉनिटरिंग प्रोसेस है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एफर्ट, अगर मैं प्रोग्रेस को जो है मॉनिटर करने के बाद मुझे लगता है कि मेरी तैयारी में जो है कुछ कमी है, तो वहाँ जो है मैं अपने एफर्ट्स को जो है रेगुलेट करूँगा। अगर कम पड़ रहा है तो उसको बढ़ाऊँगा, अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो कम करूँगा। तो ये फेज जो है हमारा आता है इसमें। उसके बाद इसी में जो है तीसरा जो सबसे लास्ट फेज है वो है इवेलुएशन ऑफ परफॉर्मेंस। पूरा जो मैंने जो टाइम पीरियड सेट किया था कि 1 साल के भीतर जो सारा सिलेबस कवर कर लूँगा, उसके बाद सारी चीज़ों को मैं इवेलुएट करूँगा कि कितना जो है मैं कितना परफॉर्मेंस कर पा रहा हूँ। उसके बाद परफॉर्मेंस जनरली जो एग्ज़ाम के पहले 2-3 महीने मॉक टेस्ट हम लोग करते हैं, इसी की बात यहाँ हो रही है कि आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखूँगा कि मेरा पॉलिटी कमज़ोर है या मैं पॉलिटी में कितना इम्प्रूव कर चुका हूँ, ये सब यहाँ देखूँगा। सबसे लास्ट में जो है प्लानिंग फॉर फ्यूचर। अब एक बार मैं एग्ज़ाम दे दिया यूपीएससी का प्री का तो ठीक है, मैं मेंस के लिए फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट करूँगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से जो है फ्यूचर इम्प्रूव करने की जरूरत। ये है जिमरमैन का सेल्फ रेगुलेशन मॉडल। सेल्फ स्टडी के लिए सबसे बेहतर मॉडल है। अगर हम लोग खुद से अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। इस मॉडल को फॉलो करते समय मैं मैं खुद करता हूँ, और आपको भी अगर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं यही मॉडल जो है फॉलो करने के लिए सही है। क्लियर है सबको? बाकी लोग अश्वनी जी आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पहला कि वाइगत्सी साइड द सिग्निफिकेंट रोल प्ले बाय एडल्ट एंड फॉर एबल्ड पीयर इज चिल्ड्रेन लर्निंग on a proximal development is the area where the child solve a problem alone without the help of others। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बहुत अच्छा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट डेविड जॉनसन के अनुसार सहकारी अधिगम, अकॉर्डिंग टू डेविड जॉनसन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो क्या हो सकता है कि हम लोग अब एलिमिनेट करना सीख। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है वो कोऑपरेटिव लर्निंग में। अब देख लेते हैं कि बी है कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 को हम लोग एलिमिनेट। इसके बाद सी जो है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, वो भी वहाँ था। इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट चाहिए। सी देख लेंगे कि सी कौन कौन से में है। तो एक मिनट।
ओके, डी को अभी थोड़ा सा हम लोग रखते हैं पेंडिंग में। डी को देखते हैं कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, ये डी जो है वो जरूरी था, तो बी और डी किसमें, बी और डी इसमें है, बी और डी इसमें, और सबसे लास्ट में है ई, प्रमोटिव इंटरेक्शन। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ए को अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं, सेल्फ कंसेप्चुलाइजेशन, ये किसी भी पीयर ग्रुप नहीं होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके ग्रुप को डिसाइड नहीं करना है, ग्रुप का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ये मायने रखता है। ए को अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा हो जाएगा। ई को इसलिए यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ था इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट, यहाँ बस है स्किल डेवलपमेंट, ये जो है इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सबको समझ में आया क्या। आइए, अब एक बार देख लीजिए इसको, जिसमें यहाँ पे 5 इन्होंने बताए हैं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, फेस टू फेस इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग, यही 5 एलिमेंट जो है डेविड जॉनसन के अनुसार है। अगर इन पांचों में से कोई नहीं मिलता है हमको, तो कोई ऐसा है जो नहीं मिलता है और हमारे हमारे हिसाब से होना चाहिए, तो उसको भी हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पूछा गया कि डेविड जॉनसन के अनुसार क्या होना चाहिए। डेविड जॉनसन के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप। सेल्फ कंसेप्चुलाइजेशन के ऊपर बात किया उन्होंने, अभी नहीं किया है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात किए हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात किए, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात किए हैं, बस यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं की। उसके बाद पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, ये बात उन्होंने किया है, तो बी और डी देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर थर्ड में बी और डी दोनों है। और यहाँ पे अगर ग्रुप प्रोसेसिंग वाला थोड़ा सा देखा जाए, तो वहाँ प्रमोटिव इंटरेक्शन जो है वो हमको ग्रुप प्रोसेसिंग वाले एलिमेंट में हमको जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा सही होगा। क्लियर हुआ सबको। ये हम लोगों ने कर लिया है। पहल वर्ग एक बार फिर से बता दिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही था। पहल वर्ग का जो है कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट फॉलोइंग, कन्वेंशनल लेवल में बताइए। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें था, बीइंग नाइस एंड रिलेशनशिप एंड लॉ एंड। यही दो है और कन्वेंशनल में है। और ये ओबीडियंस ओरिएंटेशन ये किस में था हमारा, प्री कन्वेंशनल में। और इन कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन हमारा कन्वेंशन। ये एक डिफिनेशन है, बताना है कि कौन बोल क्या सर्वाधिक सशस्त्र शस्त्र है, शस्त्र है जिसके माध्यम से आप दुनिया, इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यू, मंडेला के द्वारा। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, बताइए दिखाई दे रहा है सबको, क्या कर दो। बोला जाए कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप ए रिलेशनशिप इन एन एक्सपर्ट encourages and support a wise understanding of your cultural
है कि इसके फोल्डिंग वह तकनीक है जिसमें कम कुशल समकक्षी के सहयोग का स्तर बदलकर अधिक इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है? एक वर्ड आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अप्रेंटिसशिप क्या होती है? अप्रेंटिस कैसे जना में वो खास करके यूज होता है हमारा टेक्निकल में। अक्सर देखते हैं कि रेलवे, यहाँ का रेलवे निकाल रहा है अप्रेंटिस, या कोई बैंक निकाल रहा है, तो वहाँ जनरली क्या होता है कि कोऑपरेट करके जो है एक लो स्किलफुल व्यक्ति को जो है अधिक स्किलफुल व्यक्ति में बदला जाता है। यहाँ पे संज्ञानात्मक अप्रेंटिस के बारे में बात हो रही है। कॉग्निटिव कॉग्निटिव का मतलब है कि हमारे नॉलेज के लेवल में जो है परिवर्तन करने वाली बात हो रही है। यहाँ पे विच एन एक्सपर्ट स्क्रेच एंड सपोर्ट एन नॉइस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन यूज ऑफ द कल्चरल स्किल, ये बात जो है बिल्कुल सही है। ये वाला भी ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, शायद चाइल्ड फर्स्टली लर्न्स टू, हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? रॉबर्ट गैगनी का कोई मॉडल पढ़ा था उसमें? नहीं पढ़ा है। सिग्नल लर्निंग क्या होती है, लास्ट में कॉन्सेप्ट की तो बात है, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की अगर आपको रॉबर्ट गैगनी का ये छठवां जो है कॉन्सेप्ट लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग जनरल आइडियाज एंड कैटेगरी, फॉर एग्जांपल लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल, recognizing that dog and cats birds are belong to this category। बात तो वही हो रही है जो मैंने कल आपको बताई थी। यहाँ हम लोग चीज़ों को जो है आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जनरलाइज करना। ये एक क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग, तो हम लोगों ने शायद कर लिया है। अरे इसमें जल्दी से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट? फर्स्ट में बोला जा रहा है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप थिंग, ये नहीं होता, उसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देते हैं। यहाँ जो सेकेंड लेवल है उसमें बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कैन एबिलिटी डिपेंडेंट क्रिएट, ये जो है हमारा सही। अब कल की क्लास में हमको पढ़ना है इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन मेथड, टेका मेथड, डेक्रोली मेथड, कॉन्ट्रैक्ट मेथड, ये थोड़ा सा पढ़ना होगा, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग। जब मैं बताऊंगा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि मैं यहाँ आपको ये यहाँ पे जो लिखा है वो सब तो लाइन वाइज नहीं बताऊंगा, इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो
एक बार पढ़ के आने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में फिर।